ये भी संदीप भास्कर चैटर्जी, अपना ये मानना एक सेकंड अतुल भाई, भास्कर चैटर्जी ये भी एपिटम ऑफ हिपोक्रेसी है क्या? ये जो हमारा दोगलापन है, दोगलापन, बिल्कुल ठेठ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि जी चुनावी रैलियां करेंगे, हजारों लाखों की भीड़ होगी, लोकतंत्र के मेले को सेलिब्रेट करेंगे। अब नतीजे आ रहे हैं, नहीं जी, नतीजों पर सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए। जब रोकनी थी चुनावी रैलियां तब तो हम मूक दर्शक बने रहे। परफेक्ट। और आज हम कह रहे हैं ना जी चुनावी जीत का जश्न मत मनाना। ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है? बिल्कुल 100% एग्री। आपको हम 3 चीजों के लिए थैंक्स देना चाहते हैं। पहले देखा कि आप ये कोरोना को प्रॉपर्ली एड्रेस किया। दूसरा बात ये है आपका जो प्रेडिक्शन थे एग्जिट पे, मैं आपको कहती हूं मेरा भी एक प्रेडिक्शन है प्रिंट पे, इट ऑलमोस्ट सेम। अभी जो चल रही है, अगर ये फॉलो हो तो ये देखना है टीएमसी डेफिनेटली विल क्रॉस 190 सीट और भाजपा डेफिनेटली इट विल बी बिलो 100, क्योंकि वोट शेयर अभी तक टीएमसी को मिला 49.98%, while बीजेपी 35.47%। लास्ट डे मैंने आपको ये बोले। तीसरा बात, आई हार्टफेल्ट थैंक्स देना चाहते हैं आपका जो पत्रकार नंदीग्राम से है, उन्होंने जो बोला वो सही बोला। देखिए अभी जो चुनाव चल रही है, चेक कर रही है, ये ब्लॉक 2 जब ब्लॉक 1 पे आएगा ममता उधर स्वीप कर जाएगा। उनकी जो ऑब्जर्वेशन है क्या पक्का है। ठीक है राजेश बादल, पर ये मतलब हमारा दोगलापन है। हम कितने बड़े हिपोक्रेट्स हैं, इसकी जीती जागती मिसाल है आज 2 मई, तारीखी दिन है ये। 3,92,000 लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है, मारे मारे फिर रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं लोग बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए। और मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं खुद को इसका हिस्सा मानते हुए हम यहां पर चुनावी आंकड़ों की बात कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय शोक काल है संदीप, ये राष्ट्रीय शोक काल है। लेकिन ये हमारी ये पेशेवर जिम्मेदारी है कि अगर कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो रही है तो हम उसको सामने रखें। लेकिन जबकि हम ये बात कर रहे हैं, हमारे दिल गम से भरे हुए हैं। क्या हमने देखा नहीं कि एक राज्य में 144 धारा लगी हुई है, दूसरे राज्य में कर्फ्यू लगा हुआ है, जहां 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, वहां उन 5 राज्यों में लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग, विदाउट मास्क वियरिंग, कोई सावधानी के बगैर नहीं। और जो लोग, एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए ये पश्चिम बंगाल पर जो हमारी निगाहें टिकी हुई हैं, और आपने बिल्कुल सही पकड़ा था सुकेश कि ये ट्रेंड अब फॉर्म अप होती दिख रही है। अब टीएमसी ने अपनी बढ़त 75 सीटों की कर ली है। 180 पर टीएमसी, 105 पर बीजेपी। और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस ने कहा था 180 सीटें टीएमसी जीतने वाली है, ±11 का आंकड़ा हमने दिया था, और वही फिगर छूती दिख रही है टीएमसी। तो 2 घंटे 40 मिनट का वक्त हो चुका है। मैंने कहा था कि 2.5 घंटे के आसपास वक्त बीत चुका है। ऐसे में एक फॉर्म आपको फिगर दिखाई देने लगती है, एक सेकुलर ट्रेंड जिसकी बात आप कर रहे थे कि शायद दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आई वॉज इन डिसएग्रीमेंट कि 2.5 घंटे के बाद एक सेकुलर ट्रेंड तो दिखाई देता है, जैसे बाकी राज्यों में दिखाई दे रहा है वैसे यहां भी। और जो भास्कर दा कह रहे थे, जो राजीव ने भी कहा, राजीव कह रहे थे 50% से ऊपर की ताल ठोक रही है टीएमसी की, हमें वोट प्रतिशत मिल रहा है, 30 से 35 पर झूल रही है बीजेपी। भास्कर दा एग्जैक्ट फिगर दे रहे हैं 49.5% तृणमूल और 35 के करीब बीजेपी, तो 14% का मार्जिन, फिर तो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है। इसलिए कह रहा था ये अंतर और बढ़ेगा। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा था आपको कि जो एक तरीके से पोलराइजेशन की बात हो रही थी पूरे चुनाव में, वो पोलराइजेशन शायद टीवी स्टूडियो में ज्यादा था, अखबारों में ज्यादा था, ग्राउंड पे वो पोलराइजेशन नहीं था।
अगर वो पोलराइजेशन होता तो ये फिगर आपको दिखाई नहीं देती। 211 सीटें ममता बनर्जी जब पिछली बार जीती थी तब उनके बारे में कहा गया कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, जो कि थी नहीं। पोलराइजेशन हुआ नहीं, मैं ये कह रहा हूं पोलराइजेशन की भरपूर कोशिश की गई। बिल्कुल कोशिश हुई है, मतलब इलेक्शन कैंपेनिंग इतनी पोलराइज्ड। हाँ, इलेक्शन कैंपेनिंग पोलराइज थी, लेकिन लोग पोलराइज नहीं थे। हाँ, ये जरूर ये हो दिख गया रहा है यहाँ पर, ये जरूर हो गया है कि ये स्टेट बाइपोलर पॉलिटिक्स में तब्दील हो गया है। अब दो ध्रुव है वहां पे, कांग्रेस और लेफ्ट जिन्होंने दशकों तक वहां शासन किया है वो सीन से आउट हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं। 3 सीटें लेफ्ट प्लस, मतलब कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर, बीजेपी 105 और टीएमसी 180, मतलब 2 ध्रुव। ये राजनीति जिसकी शुरुआत बीजेपी ने नेशनल लेवल पे करने की कोशिश की थी जिस समय अटल आडवाणी जी का एरा था, लेकिन अब यहाँ ये है सुकेश, ये समझाइए थोड़ा दर्शकों को, ये जो वाम खेमे की अगुवाई वाला गठबंधन है इसमें कांग्रेस भी शामिल, फुरपुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी भी शामिल, उस पर बड़े सवाल उठे थे कि सांप्रदायिकता की राजनीति हो रही है क्या। 34 साल जिस वाम खेमे ने पश्चिम बंगाल में राज किया, और पिछली बार भी कांग्रेस और वाम खेमे को जोड़ लो तो 60 के करीब, 60 से भी ज्यादा सीटें थी, आज वो 3 पर आ गए। और अगर वो इतने कम आते हैं तो वो कहते हैं ना वहां पर कि वाम राम हो गया, तो फायदा बीजेपी को होना था, टीएमसी को नुकसान होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। नहीं, पॉपुलर परसेप्शन यही था कि लेफ्ट और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो डेंट लगाएगा टीएमसी के वोटों में। हाँ। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो जितने वोट माफ कीजिएगा लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को मिले हैं, मुझे लगता है वो डेंट उन्होंने लगाया है बीजेपी के वोटर्स में। और इसीलिए आपको साफ दिखाई दे रहा है कि गेन करती हुई दिख रही है टीएमसी। अगर वो अभी तक 49% 100 पर आ गई है बीजेपी, 185 टीएमसी 100 पर आ गई है बीजेपी, दहाई के आंकड़े में भी पहुंच सकती है क्या। और अपराजिता, आपकी ओपनिंग कमेंट ये था प्रशांत किशोर की नौकरी जाने वाली है, यहां लग रहा है प्रशांत किशोर की नौकरी तो बची हुई है, बीजेपी में जाएगी क्या किसी की नौकरी? प्रशांत किशोर की नौकरी जाने वाली है, चली गई है। 100 पर आ गए हैं, वो कह रहे थे 100 पे समेट देंगे। और मैं आपको कह दूं कि असम में हमारी सरकार बन रही है, पुडुचेरी में हमने बहुत अच्छा किया, और यहाँ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हमारी ग्रैंड एंट्री हो रही है। आप सोचे हम कहां खड़े थे, आप कल्पना करें हमारी क्या स्थिति थी। विधानसभा में हमारे 3 विधायक थे। नहीं, इसमें एक और चीज भी जोड़नी पड़ेगी अपराजिता, इसमें कोई डाउट नहीं कि कमाल का परफॉर्मेंस है बीजेपी का। 2016 के विधानसभा चुनाव से देखे 3 से आप 100 पर आ रहे हैं, कमाल का परफॉर्मेंस है। लेकिन 2019 ना भूलिए, जब आप 18 सीट जीती 42 में लोकसभा में, और विधानसभा में बढ़त देखे तो आप 121 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थे। बिल्कुल। तो 121 आपकी फिगर मानेंगे या 3 की ही बात करते रहेंगे? हम कह रहे हैं 3 से 121 की फिगर, और आप 100 पर अभी ना जाएं। 95 पर आ गई है बीजेपी, टीएमसी 190 पर बढ़त बना रही है। यानी कि यह आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है। यह मत प्रतिशत के जो दावे किए जा रहे हैं, और भास्कर दा ने जो एग्जैक्ट फिगर दी है 14% का अगर आंकड़ा है, 14 क्या, मैं इसका आधा भी कर दूं भास्कर दा, 7% का भी अगर अंतर होता है वोट परसेंटेज में बीजेपी और तृणमूल के बीच, तो भी लैंडस्लाइड होगी। और ये लैंडस्लाइड होती दिख रही है क्या अब बीजेपी 95, टीएमसी 190, 95 सीटों का अंतर। भैया मैं और एक बात करना चाहते हैं, अगर पूरी जोक से पार्ट मान लीजिए, भास्कर दा को 1 मिनट के लिए रोकिए। स्क्रीन पे एक बड़ी खबर है भास्कर दा, 1 मिनट रोकिए। जो आप कह रहे थे 51, इलेक्शन कमीशन कह रहा है 51% मतदान हुआ है टीएमसी के पक्ष में, 35% कांग्रेस, यानी कि ये अंतर 16% का है। जी, ये एक चीज देखिए, ये जो बैटल टोटल है ना, टोटल जो मीडिया पे आए जनरल, वो परसेप्शन बैटल है। एवरीबॉडी नो परसेप्शन इज नॉट रियलिटी। आप मान लीजिए ये फुटबॉल गेम है, अरे फुटबॉल में कोच प्लेयर इस दल से वो दूसरा दल पे जाते हैं, आप भी देखा सपोर्टर लोग किया, ये होता नहीं। 2009 के जो रिजल्ट बंगाल पे हुआ, चाहिए आप देखो, वो एंटी ममता स्विंग, इट्स नॉट अ वोट ऑफ बीजेपी। लेकिन वो लोग ये सोचते उनका है, ऐसे होते नहीं। पब्लिक को बुद्धू समझने के टाइम
चला गए। तो इस ऐसे वक्त होता की नहीं। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 190 सीटें, पिछली दफा 211 सीटें जीती थी। क्या पिछली दफा वाला ही परफॉर्मेंस दे रही है ममता? और बीजेपी जो 3 सीटें लेकर आई थी 2016 में, जबरदस्त परफॉर्मेंस तो है, लेकिन जितनी ताल ठोकी गई उससे कहीं कम, ट्रिपल डिजिट में भी नहीं आ रही है बीजेपी 95 सीटों पर, और बीजेपी और तृणमूल के बीच 95 सीटों का अब अंतर है। तो शुभंकर, अब आप आराम से सांस ले रहे होंगे, ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ गए होंगे आपके। संदीप जी, दुखी बात तो ये है कि मैं कोरोना में बहुत लंबे टाइम तक रहा, और जैसे जैसे ऑक्सीजन की बात आती है तो मैं भी यूपी से हूँ, और मैंने यहाँ जो दौर देखा है वो बहुत ही खराब देखा है। खैर, मैं जहाँ तक अब इलेक्शन की अगर थोड़ी देर बात की जाए तो बिल्कुल पार्टी अच्छा कर रही है, अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ देखिए 2 मेजर विषय है जिसको हमको समझना पड़ेगा। नंबर एक बात समझनी पड़ेगी कि बंगाल में जो रूरल भी है वो केंद्र के जो पॉलिसीज है उससे ज्यादा अवेयरनेस है, उनमें ज्यादा उनको पता है कि वो कैसा चल रहा है। और जो बार बार हम लोग एंटी इनकम्बेंसी स्टेट पॉलिसीज पर दिखाते थे, बार बार हम लोग स्टेट पॉलिसीज की बात करते आए, लेकिन देखने में ये आया कि स्टेट पॉलिसीज के ऊपर जो केंद्र की पॉलिसीज जिस पर से पश्चिम बंगाल को कोई भी हेल्प कभी नहीं मिल पाया, उसका प्रभाव रहा। बतौर इसके कि भाई बार बार भी बंगाल जाते रहे, पूरे कोरोना के दौर में प्रधानमंत्री बंगाल में ही दिखे, उनको देश की चिंता नहीं थी उस समय। एक और बात मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ जब हम लोग इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब बार बार हम लोग ये बात लगाते थे कि भाई क्यों नहीं बाकी के चरण एक साथ कर दिए जाते, तो एक इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चाहती हैं कि किसी तरीके से भाई चुनाव से भाई बहुत ज्यादा चीजें, बहुत बड़ी बात है कि भाई जान बचे। तो जो इंटरेस्ट है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो बार बार दिखाया जाता है पार्टी और अपने भाई सत्ता जो इसमें, तो ये एक बहुत बड़ा एक अंतर लोगों में दिखाई इसमें से शायद पड़ रहा है। और ये बात अब केंद्रीय राजनीतिक में अब ये बात आएगी, इस बात को इसको रखिएगा। देखिए 2019 में जब भाई भाजपा ने अचानक एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हासिल की, तो दिखाया ये गया कि भाई पश्चिम बंगाल 95 सीटों की जो बढ़त थी वो बढ़कर अब वो और बढ़ गई है। अब वो 97 सीटों का अंतर हो गया है, टीएमसी 191, बीजेपी 94। संदीप जी मैं थोड़ी सी बात और कहूंगा। एक बात और मैं बार बार उस समय मैं स्पष्टीकरण करता था कि देखिए 2019 में जब भाजपा को वहां पे अच्छी खासी सीटें मिली, तो उन्होंने बार बार कहा कि देखिए हमारे वोटिंग परसेंटेज हम कंटिन्यूस कहते रहे कि देखिए भाई हमें उससे पहले लोकसभा में भाई 46% वोटिंग शेयर था, तो लास्ट लोकसभा में हमारा जो वोटिंग शेयर आया वो दैट वाज समवेयर अराउंड 43.1%। तो हमारे जो एक्चुअल लॉस है दैट वाज 3%, लेकिन उसको बार बार दिखाया जा रहा था कि भाई टीएमसी का बहुत बड़ा लॉस है, टीएमसी वहां पे हारी है। टीएमसी नहीं हार रही थी, मुद्दा था कि जो कांग्रेस और लेफ्ट का जो टोटल जो एक कंसोलिडेटेड वोट शेयर तो बीजेपी के जो झोली में जाके गिरा, इसको कभी हम लोगों ने नहीं। तो बड़ी खबर वही होता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल से आ रही है। 97 सीटों का अंतर हो गया है। अपराजिता सारंगी, अभी भी शुरुआती रुझान ही मानेंगे या ये एस्टैब्लिश हो गया है बंगाल में कमल नहीं खिल रहा है? देखिए, मैं कहूंगी कि हमारा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, और जब चुनावी परिणाम घोषित हो जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर अपने ही चैनल पर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हम 3 से 95, 100 के पार, 150 जहां भी पहुंच रहे हैं पहुंचेंगे। आप अभी देखें 200 नहीं पहुंच रहे। मैं आपको कह दूं कि आप हमेशा देश को देखकर, आधार को देखकर बातचीत करें। ठीक है, बड़ी खबर ये भी आ रही है, नंदीग्राम में 4 राउंड की गिनती खत्म हो गई है, और 4 राउंड के बाद भी शुभेंदु अधिकारी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। 8000 वोट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक खेल भी अनफोल्ड होता हम देख सकते हैं क्या सुकेश, कि
टीएमसी जबरदस्त प्रदर्शन कर गई 191 सीटों पर। यह रुझान है, मैं कहता हूं फर्ज कीजिए ये यही फिगर आ जाती है कि 191 सीटें जीत जाती है टीएमसी, लेकिन ममता हार जाती। नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि फिगर अगर टैली अगर ये रहती है 191 और 94, टीएमसी 191, बीजेपी 94, तो ऐसे में ममता बनर्जी के हारने का सवाल नहीं होता है। ममता बनर्जी एक काडर बेस्ड पार्टी तो उनकी है, लेकिन काडर बेस्ड ज्यादा पार्टी होने से ज्यादा जो ममता बनर्जी की पहचान है वहां, वो एक स्ट्रीट फाइटर की पहचान है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी को लीड करती है, ममता बनर्जी वो एंकर की भूमिका में है। उनका हारना और इस ग्रैंड विक्ट्री का एक सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ममता हार जाए और ये नतीजे आ जाए। मतलब ये, हालांकि पॉलिटिक्स में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। में हारती हैं तो पूर्वी पश्चिमी मेदिनीपुर इलाके में भी इसका मतलब लगभग 65 सीटों का वो इलाका है, तो वहां जबरदस्त प्रदर्शन होना चाहिए बीजेपी का। ये दोनों चीजें एक साथ, दे कांट गो इन टैंडम कि 191 टीएमसी जीते, 94 बीजेपी जीते और ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार जाए। फिर हमको उन टीएमसी के नेताओं की बात पे यकीन करना पड़ेगा कि अभी कुछ समय के लिए इंतजार करिए। वहां के इलेक्शन को पे पूरी मीडिया की नजर थी। शुभेंदु वहां एक रेकनेबल फोर्स के तौर पे थे। ममता बनर्जी ने उनको हाल के सालों में इतनी ताकत दी थी कि वो ही यूज्ड टू रूल द रूस्ट इन दैट एरिया। तो उनका एक व्यक्तिगत प्रभाव है। तो जिस इलाके में उनका व्यक्तिगत प्रभाव है, हो सकता है कि उसके अभी मतपत्र खुले होंगे। जब ममता बनर्जी के सपोर्ट करने वाले इलाके सामने आएंगे तो हो सकता है ममता बनर्जी लीड बनाएगी। कांग्रेस की भी बात कर ली जाए। क्यों कर ली जाए कांग्रेस की? नहीं, कांग्रेस की बात बहुत जरूरी हो जाती है राजेश बादल, क्योंकि आप कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन यूडीएफ का हाल देखें केरल में, तो 140 में से 43 सीटों पर ही बढ़त बना रहे हैं। उस केरल में जहां पर हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, तो नेचुरल क्लेमेंट थे कि हमारी सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने वहां पर बहुत चुनावी प्रचार प्रसार किया, वायनाड से वो खुद सांसद भी हैं। वहां पर बुरी हालत है। और असम जहां 15 साल राज किया था कांग्रेस ने, अभी 5 साल से ही तो बीजेपी की सरकार है, वहां 126 सीटों में 45 सीटों पर ही कांग्रेस बढ़त बना रही है। उससे लगभग दोगुनी सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तो कांग्रेस रेलेवेंस लूज करती दिख रही है। विधानसभा चुनाव क्या इस बारे में और स्टैंप लगा रहे हैं और मोहर लगा रहे हैं क्या? लूज कर रही है। अगर हम बंगाल की बात से शुरू करते हैं, बंगाल को देखिए कि जब 3 चरण हुए थे तो ममता बनर्जी ने एक चिचोलिया या ऐसी कोई रैली में कहा था, मोदी से अपील की थी कि मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूं, ये सारे चुनाव चरण एक कर दीजिए और लोगों की जिंदगी बचा लीजिए। इसके बाद राहुल गांधी ने खुद ऐलान किया कि वो बंगाल में एक भी रैली नहीं करेंगे। और उसके बाद एक चीज और जानकारी दे दूं, बड़ी जानकारी है। टॉलीगंज, जो टॉलीवुड कहते हैं, मतलब कलकत्ता की फिल्म इंडस्ट्री, रंगमंच, रंगकर्मी जहां पर आपको पाए जाते हैं, वहां से बाबुल सुप्रियो जो आसनसोल से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए भेजा गया। 10,000 वोट से पीछे हैं। मैं जोड़ देना चाहता हूं, 10,000 ये टॉलीगंज एक मुश्किल सीट थी और ये चैलेंज स्वीकार किया था। मुझे लगता है कि बीजेपी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने अपने बड़े नेताओं को आगे किया कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैंडिडेट्स नहीं है। और दरअसल वहां पे एक ऐसा माहौल लग रहा था कि तमाम बड़े नेता वहां उस फ्रेम में चुनाव से भी लॉकेट चैटर्जी पीछे चल रही है, ये इनके चेहरे थे। बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूं कि जब ऐसा परसेप्शन एक बनता है, जब ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी जीतेगी, तो आगे के लिए लड़ाई की पेशबंदी शुरू हो जाती है कि मुख्यमंत्री के रेस में कौन हार रहे हैं। ये बहुत कुछ कह रहे हैं होने वाली कहानी। बिल्कुल, इस कहानी का अंत कैसा होने वाला है उसकी तस्वीर देख रहे हैं क्या? बड़े चेहरे में 2 चेहरे अभी आगे चल रहे हैं। शुभेंदु अभी तक आगे हैं, मुकुल रॉय आगे चल रहे हैं। मुकुल रॉय की सीट भी डिफिकल्ट सीट मानी जा रही थी, जबकि मुकुल रॉय वहां एक स्टैब्लिश्ड लीडर के तौर पे है। संगठन उनके हाथ में था, पूरा संगठन उनके हाथ में था। उसके बाद बीजेपी में भी अब काफी समय उनको हो गया। तो उनकी सीट्स भी वहां के हमारे कुछ मित्र बता रहे थे कि वो दिक्कत में है, लेकिन वो अभी तक आगे चल रहे हैं। आसनसोल से आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक बात है कि वो पीछे हो गए। जी राजेश, आप जोड़ना चाह रहे थे कुछ?
हाँ, मैं ये जोड़ना चाह रहा था कि इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन इलाकों से ये अंदाजा लगा रही थी कि उसको शायद बेहतर समर्थन मिलेगा, उन इलाकों ने भी उसका साथ नहीं दिया है। उत्तर बंगाल की जो 28 सीटें हैं या जंगल महल की जो 53 सीटें हैं, उन सीटों से भी उसको वो समर्थन नहीं मिला है। और इसके उलट अगर हम देखते हैं तो ममता बनर्जी को अखिल बंगाल का समर्थन मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि मुकुल रॉय या जो आपने शुभेंदु की जो बात कही है, बीजेपी को वो आयातित सिंदूर जो है, उधार का सिंदूर भी काम नहीं आया है इन दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो। बाकी के जो उधार का सिंदूर है वो बीजेपी तो अब क्या खुलकर कहा जा सकता है, मैं फिर से पूछ रहा हूं अपराजिता, 99 सीटों का अंतर है, 99, बल्कि ये 99 नहीं, अब ये 105 सीटों का अंतर हो गया है। 195 पर टीएमसी, 90 पर बीजेपी। चाहे चौथे राउंड की ही काउंटिंग अभी तक हुई है पूरी, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन यह आंकड़ा, यह फासला क्या पाट पाएंगे आप? और यह अंतर बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है अपराजिता। हम कहानी के अंत तक जाएं, मुझे लगता है शेष अध्याय तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, किसी भी तरह के निष्कर्ष तक जाना अपरिपक्वता है। वैसे इलेक्शन कमीशन ने अभी अभी कहा, आपने भी दिखाया, 51% वोट उनकी है और हमारी 35% है। मैं फिर भी कहूंगी कि देखिए, हम जहां खड़े थे और हम जहां पहुंचे हैं, मुझे लगता है हमने बहुत फासला तय किया है। फासला तय किया है, लेकिन मुद्दे गलत उठाए। मेरा विश्वास है कि हम 100 से ज्यादा जरूर करेंगे। और 100 पर आ गए, 200 की बात थी अपराजिता, अब आप 100 पर आ गए, 200 की बात थी। बिल्कुल 200 की बात थी। हमारा हौसला हमेशा से बुलंद रहा है और रहेगा भी। हमने गांव-गांव में जाकर अपने संगठन के की दिशा में काम किया, हमने अपना आधार बढ़ाया। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था पश्चिम बंगाल में, इसे आप ना भूलें। 121 सीटों पर आपकी बढ़त थी लोकसभा चुनाव में। विधानसभा सीटों की बात करें, 180, 121 पर आपकी बढ़त थी। जी बिल्कुल, हम 18 लोकसभा एमपी हमारे पश्चिम बंगाल से लोकसभा में बैठे हैं, ये मुझे पता है। और हम करीबन 3 पर थे, वहां से भी हम 18 पर गए हैं। ये बहुत बड़ी बढ़त थी। और देखिए, मुद्दे गलत उठाए क्या ये अभी सवाल पूछना जल्दबाजी होगी अपराजिता? जो मुद्दे उठाए गए, जो नेशनलिज्म, जय श्री राम के नारे, एक सब नेशनलिज्म है बंगाल की। बंगाल की तासीर, बंगाल की परंपराओं को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए क्या अपनी राजनीतिक रणनीति में बीजेपी? नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि हमने एक बहुत बड़ा जंप लिया? मैं तो आश्चर्यचकित हूं आप सबको सुनकर। आप सब कह रहे हैं कि हमने अच्छा नहीं किया। मुझे तो लगता है आपके राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता भी पीछे चल रहे हैं। और शेष अध्याय तक हम पहुंचे तब इस पर बात किया जाए। और देखिए, अभी शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, मुकुल रॉय आगे चल रहे हैं, तो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। आपके लोकसभा सांसद बाबुल सुप्रियो पीछे चल रहे हैं, स्वपन दास गुप्ता पीछे चल रहे हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं। और मैं एक विषय पर जरूर कुछ कहना चाहूंगी, आप मुझे थोड़ा वक्त दे। हाँ बिल्कुल लीजिए। देखिए, मैंने बहुत सारे पैनलिस्ट को सुना। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे अमित शाह जी ने वहां बड़ी बड़ी रैलियां की और संक्रमण फैलाया, सब लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही गलत वक्तव्य है। क्या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने वहां रैलियां नहीं की? अप्रैल मध्य तक उन्होंने रैलियां की है वहां। क्या टीएमसी की ममता बनर्जी जी ने रैलियां नहीं की थी? लाख लाख लोग थे उनकी रैलियों में। संक्रमण क्या उनके द्वारा नहीं फैलाया गया? नहीं, सवाल ये है अपराजिता कि देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। वो रैली करें, और चुनाव में क्यों नहीं करेंगे? आपके स्टार प्रचारक जो हैं वो चुनावी प्रचार करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कोरोना जब मुंह बाए खड़ा था तो क्या दिल्ली में बैठकें भी हो रही थी या चुनाव प्राथमिकता हो गई थी? सवाल ये है। हमेशा से प्राथमिकता है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोरोना विषय पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है, मैं मानती हूँ। आपने 4 सांसदों को उतारा विधानसभा चुनाव में, चारों सांसद पीछे चल रहे हैं। देखिए, अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। शेष अध्याय तक पहुंचे, कहानी बाकी है। और जब तक कहानी बाकी है, हम कुछ जो भी मुद्दे उठाए गए, अब ये चर्चा करनी जरूरी हो जाएगी। जो बीजेपी ने मुद्दे उठाए, जय श्री राम का नारा जो बुलंद किया गया, जो ममता बनर्जी को टारगेट करने की कोशिश की गई, वो
व्हील चेयर पर थी, वो उन्होंने भी नैरेटिव बनाया, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने उस बात का इस्तेमाल किया। लेकिन ये कहना बरमूडा पहनकर या दीदी ओ दीदी, इस तरह के जो बयान थे वो पश्चिम बंगाल की जो तासीर थे उसमें मेल नहीं खा पाए क्या? इन आंकड़ों के आधार पे अगर एनालिसिस करने के लिए कहा जाए 90 और 195 अगर ये टैली है तो इसको कहा जा सकता है कि जो मुद्दे उठाए थे बीजेपी ने, जो आपने कहा कि क्या वो सही नहीं थे, क्या वो बंगाल की तासीर से मेल नहीं खाते थे क्या? बीजेपी ने एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का एक खाका खींचा था जब उन्होंने सोनार बांग्ला का नारा दिया। अब सोनार बांग्ला क्या है? शायद बीजेपी को यह बताना चाहिए था कि सोनार बांग्ला वो कैसे बनाएंगे। मां माटी मानुष की जगह अगर सोनार बांग्ला एक बड़ा नारा था तो उसको शायद डिटेल में बताना चाहिए था और अपनी पूरी रणनीति को उसके इर्द गिर्द ही रखना चाहिए था। मुझे लगता है कि उन्होंने कई चीजें एक साथ गड्ढमड की हैं और जिसकी वजह से वहां कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हुई। मैं दिल्ली